तो जी हाँ बच्चों, मैंने पहले पेपर डाल चुका है। यहाँ पे कुछ प्रश्नों के आंसर मैंने पहले दिखा चुका है आपको। बस फटाफट आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। यहाँ पे सही विकल्प आपके सामने कुछ ऐसा दिया हुआ था, मैंने सही विकल्प पहले आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। ये रहा कुछ खालिस्तान आपका, और साथ साथ में आपका प्रश्न नंबर 3 का सत्तासत की बात ये थी। और प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी आपके सामने कुछ इस तरह आंसर मैंने बताया था। और प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ इस तरह आंसर मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब प्रश्न नंबर 6 से रह गया था। प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर 23 तक पूरे क्वेश्चन जो रह गए थे, उन सारे क्वेश्चनों को मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। यहाँ पे वीडियो को अंत तक बनी रहेगी और वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 5 पहला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 है। प्रकृतिवाद की विशेषता लिखिए। प्रकृतिवाद की विशेषता यहाँ पे 3 विशेषता लिखी गई है। आप फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो और तैयार कर लेना बच्चों। ये ठीक है, मैंने पेपर पहले भी दिखा चुका है आपको। एक बार में कहिए तो फिर से आपको पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्रश्न पेपर था आपका। ये पेपर आप पहले देख चुके हैं। मैंने इन सारे प्रश्नों के आंसर भी बता चुका हूँ। और प्रश्न के आंसर भी चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट पहले दिखा चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना है आप। और ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको देखना है। प्रश्न नंबर 5 से आपके देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन सब प्रश्नों के आंसर मैं अभी जस्ट इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों। तो चैनल वगैरह नए आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और मैं शुरू करता हूँ, पहले पेपर दिखाता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले आप चलो चलिए मैं शुरू करता हूँ आंसर की ओर। तो फाइनली ये रहा पेपर आपका। पेपर का सारा आंसर मैंने लिख दिया, पहले भी आपको आंसर भी बता दिया था। और चलिए शुरू करते। प्रश्न नंबर 5 पहला है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दिया, प्रगतिवाद विशेषता लिखी। तो यहाँ पे सामाजिक यथार्थ का चित्रण, सांप्रदायिक का विरोध और जनभाषा का प्रयोग, ये चूरा आपका प्रश्न 5 का आंसर होता है। अब प्रश्न 6 पे देखिए। प्रश्न नंबर 6 पे कुछ दिया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दिया, दो सूर सारावली और सूरसागर साहित्य लहरी थी, तीन रचनाएं हैं। और यहाँ पे साथ में आपका भाव पक्ष दिया है। सूरदास कृष्ण के भक्त थे। सूरदास ने अपने पदों में मानव के में भावों को प्रकट किया था। सूरदास ने काव्य में शांत रस, श्रृंगार रस, बादल रस पर दिखाई देता है। सूरदास ने बालता सर्वोत्कृष्ट कवि है। ठीक है, यहाँ पे उसका कला पक्ष भी आपके सामने कुछ दिया गया है। कला पक्ष सूरदास के किन्ने बोलचाल की ब्रजभाषा है और ललित प्रधान ब्रजभाषा दिया है। सूरदास जी ने अपनी काव्य रचना को गेय शैली की कहा है। सूरदास जी की रचनाओं का अलंकार शब्द सौंदर्य के प्रकृति प्रविष्ट होता है और अलंकार उन्हें भावुक मुक्तक गेय की रचना भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 आंसर कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने कुछ इस तरह आंसर दिया है। प्रश्न नंबर 7 है उद्धव। ठीक है, उद्धव के बारे में पूछा गया प्रश्न। यहाँ पे उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित में से की गई है। यहाँ प्रश्न नंबर 7 कमल की यहाँ पे जल के रहकर उन्हें प्रभावित नहीं होते का है। जल में पड़ी तेल की बूंद जो जल को घुलती मिलती नहीं है, उद्धव उनके समान है। वे कृष्ण के संग रहकर भी वह प्रेम में भाती नहीं हो सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 का आंसर अपन लोग दिखा देता है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने कुछ है। ठीक है, धनुष टूट गया, लक्ष्मण का बात की गई है। यहाँ पे कुछ तर्क दिए थे। उन तर्कों के यहाँ पे कुछ आपको 4-5 तर्क दिए गए हैं। इन चारों 5वें तर्क दिए। हमें तो यह साधारण शिशु मनुष्य, साधारण मनुष्य की भांति लगता है। श्री राम जी तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। श्री राम ने यह इसे तोड़े नहीं, बस उसे छूते ही धनुष को स्वतः टूट गया। ठीक है, और यहाँ पे इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी भी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। ठीक, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। उन्होंने एक ऐसा बालपन की तोड़ा जो ती अर्जुन ने सोचकर भी ये कार्य किया गया। प्रश्न नंबर 8 यहाँ का आंसर कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट कर लें आप। प्रश्न नंबर 9 चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे चौपाई छंद की पूछी। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण लिखना था। तो चौपाई छंद आपके सामने कुछ तरह से परिभाषा लिखना है। एक चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में आखिर में जगड़ और तगड़ और अनन की अर्जित होती है। यहाँ पे पहले तुक के चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में मिलती है। यदि हर चरण में अंत में होता है। चरण में आगे गुरु तो स्वर पर नहीं होता, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु स्वर आते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट होता है। उदाहरण आपके सामने कुछ तरह दिया गया। उदाहरण है इस विधि राम सभई सुझावा, गुरुपद हर्षि सिर नावा। ठीक, ये उदाहरण हो गया आपका। अब चलते प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 आपके सामने कुछ इस तरह है। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे दिया है, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर बात करना। खंड काव्य और महाकाव्य अंतर है। यहाँ पे खंड काव्य, यहाँ पे महाकाव्य आपके सामने कुछ ये अंतर दिए गए हैं। और इन अंतरों को आपको लिखना है पूरा। आपको लिख के लाना है या फिर लिख के तैयार कर लेना है और परीक्षा में सेम टू सेम लिख के आना है। यहाँ पे महाकाव्य में नायक संपूर्ण जीवन वर्णन करता है। खंड काव्य में जीवन किसी एक पार्ट का वर्णन होता है। ठीक है, खंड का मतलब एक पार्ट हो जाएगा। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है और खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। यहाँ पे महाकाव्य में अनेक सर्गों से विभाजित की जाती है। इसमें खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट महाकाव्य वीर रस वगैरह प्रधानता होती है। खंड काव्य में श्रृंगार रस, करुण रस का प्रधानता होती है। ठीक है, ये चीज़ प्रश्न नंबर 10 हो गया। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने रिपोतार्ज किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो रिपोर्ट घटना को तथा उन्होंने को कहते हैं। रिपोर्ट समानता रूप से समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है और इसमें साहित्यिक नहीं होता है। रिपोर्ट
रिपोताज के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप से रिपोताज कहलाते हैं। ठीक, ये चीज़ इसको स्क्रीनशॉट कर लो और फाइनली तैयार कर लो। अब चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 आत्मकथा जीवनी में अंतर पूछा है, तो प्रश्न नंबर 12 आत्मकथा और जीवनी के अंतर है। यहाँ पे पहला आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे पर लिखी जाती है। ठीक है, आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है और जीवनी में महापुरुष पर आधारित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके प्रश्न नंबर 13 है। यहाँ पे है आपकी बेटी हार गई। ठीक है, ये दो रचनाएं हैं। यहाँ पे जो मन्नू भंडारी जी की रचनाएं पूछा गया, तो मन्नू भंडारी रचना आपके सामने कुछ है, या फिर रचना दो है, तो आपकी बेटी और मैं हार गई चुकी। ठीक है, दो रचना हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे भाषा शैली कुछ आपके सामने कुछ दिया, स्क्रीनशॉट कर लो। और फिर चलते हैं नीचे, अपन इसी का और दिखा देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और है, भगत बुद्ध न अकेला छोड़कर जाना चाहती, क्योंकि वह भगत बुढ़ापे में एकमात्र सहारा थी और वो चलते भगत की देखभाल करने के लिए। ठीक, कोई सही नहीं था। ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ एक और क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इच्छावाचक संदेहवाचक पूछा है, तो यहाँ पे देख लेना। अर्थ के आधार पर भागों के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, वो प्रकारों के नाम लिखना। तो पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक और आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये प्रश्न नंबर 15 के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन और आपका फाइनली बचा हुआ है, जो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे लेखक ने इस कहानी का नाम माता और आंचल रखा था, इसका क्या वो लिखिए। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह दिया आंसर, आप स्क्रीनशॉट कर लें और तैयार कर लेंगे। ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, ये चीज़ पूरा का पूरा A to Z कंप्लीट कर लें और इसे तैयार कर लें। फाइनली मैंने यहाँ पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर बता दिया। अब आपका रह गया एप्लीकेशन और वगैरह, वो कोई नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा, आप उससे भी तैयार कर लीजिएगा। मैंने पेपर पहले भी आपको दिखा चुका है। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन रहेगा पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर उसके आंसर भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आपकी ये कुछ प्रश्न मैंने वहाँ पे प्रश्न कंप्लीट करा दिए। रिपोतार जो कि आत्मकथा हो गई, मन्नू भंडारी हो गया, और प्रश्न नंबर 15 भी हो गया। अब यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 16 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 16, मैं कल भोपाल आऊँगी। प्रश्नवाचक, मैं क्या, मैं कल भोपाल आऊँगी, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। यहाँ पे उसका नेक्स्ट आपका भी, यह आपका विद्यालय है, तो निषेध वाचक वाचक वाक्य होना। तो यहाँ पे आपको लिखना है यह आपका ही विद्यालय है, तो ये आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वाक्य का अर्थ ना लगा तो यहाँ पे बना सकते हैं सेकंड, इसका अथवा वाला बहुत ईजी है। आंखों का तारा होना मतलब एक मात्र सहारा होना, और नेक्स्ट है आग में घी डालना मतलब उसको उकसाना। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में से आप मुहारा ना ले। यहाँ पे 17 नंबर है, अपने माता, इसका आंसर मैंने पहले ही बता चुका है आपको, वीडियो के अंत में सबसे अब मैंने बताया था। और 18 नंबर आपको हल करना ही बहुत ईजी होगा। प्रश्न नंबर 19 से आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 का आप तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आप इसे भी हल कर लेंगे। और यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 21 है, ये भी गद्यांश पद्यांश है, तो इसे भी आप हल कर लेंगे। और ये आपका प्रचार एप्लीकेशन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे भी आप हल ही कर लेंगे। और साथ में ये मोबाइल जीवन वाला भी कंप्लीट कर लेंगे। फाइनली मैंने पूरे पूरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। बाय बाय।